हेलो बच्चों। मटेरियल कोस्टिंग की ये हमारी लास्ट क्लास है। इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा है जिसका नाम है स्टॉक आउट कोस्ट, वो टॉपिक हम पूरा करेंगे और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। तो पहले बात करते हैं मटेरियल कोस्टिंग के बारे में। टॉपिक स्टॉक आउट कोस्ट। देखो एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सप्लायर से जब हम गुड्स मंगवाते हैं तो वो टाइम लगाता है 7 to 10 डेज़। क्लियर है? 7 to 10 डेज़ का टाइम लगाता है, ठीक है। और ऑन एन एवरेज वो 8 डेज़ में गुड्स हमें भेज देता है। ऑन एन एवरेज का मतलब नॉर्मली वो मिनिमम टाइम लगाता है 7 डेज़, मैक्सिमम टाइम लगाता है 10 डेज़, और नॉर्मली वो 8 डेज़ में गुड्स भेज दिया करता है, ठीक है। और जो हमारा कंजम्पशन है पर डे, जो पर डे का हमारा कंजम्पशन रहता है वो रहता है 100 to 150 यूनिट्स। ऑन एन एवरेज रहता है 125 यूनिट्स पर डे। क्लियर है? तो मुझे बताइए कि अगर 8 दिन लगते हैं गुड्स आने में, नॉर्मली 8 दिन में गुड्स आ जाता है, और कंजम्पशन एक दिन का आपका 125 है, तो जब हम सप्लायर को फ़ोन करेंगे दैट टाइम अपने पास कितना स्टॉक लेके चलोगे? 8 डेज़ का 125 के हिसाब से। क्लियर है? फॉर्मूला याद होगा आपको, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। क्लियर है बच्चों? इसमें हम ऐड करते हैं क्या चीज़? सेफ्टी स्टॉक। याद है सेफ्टी स्टॉक क्यों ऐड करते हैं? सेफ्टी स्टॉक हो सकता है कि टाइम क्या लग जाए, 8 से ऊपर लग जाए, या हो सकता है कि कंजम्पशन 125 हो, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा में ऐड करते हैं क्या चीज़? सेफ्टी स्टॉक। क्लियर है? अब सेफ्टी स्टॉक क्यों ऐड करते हैं? सेफ्टी स्टॉक इसलिए ऐड करते हैं कि सप्लायर बोलता है कि मैं नॉर्मली 8 डेज़ में गुड्स आपको भेज दूंगा, लेकिन पर डे का जो कंजम्पशन है वो 125 है, तो मतलब कि मैं लीड टाइम के हिसाब से अपने पास में कितना स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ? 1000 का। इस 1000 का मतलब हुआ जैसे ही मेरे स्टॉक का लेवल 1000 तक पहुँचेगा, जैसे ही मेरे स्टॉक का लेवल 1000 पे पहुँचेगा, हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यही होता है। जैसे ही हमारे स्टॉक का लेवल कहाँ पहुँचेगा? 1000 पहुँचेगा, हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे। लेकिन टेंशन है, क्या टेंशन है? कि हो सकता है कि गुड्स अगर 8 डेज़ में नहीं आए तो, या कंजम्पशन अगर 125 को क्रॉस कर गया तो ये 1000 कम पड़ जाएगा। और कम पड़ जाए, इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं। क्लियर है? आज मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ सेफ्टी स्टॉक 0 है। मैं बोलता हूँ मान लीजिए सेफ्टी स्टॉक कितना है? 0 है। सेफ्टी स्टॉक 0 है। मैंने जैसे ही दुकान का स्टॉक कितना गया, जैसे ही स्टॉक मेरा कितना पहुंचा? 1000 पहुंचा। मैंने क्या किया? न्यू ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? न्यू ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्लियर है? जब तक ये माल हमारे पास पहुंचेगा कितने दिन लगेंगे? ऑन एन एवरेज 8 डेज़, और ऑन एन एवरेज 125 का कंजम्पशन होगा। तो जब तक ये माल आएगा तब तक ये वाला ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। जिस दिन मेरे पास ये माल पहुंचेगा उस दिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ऑलमोस्ट 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस कंडीशन में है कि सारा स्टॉक मान लीजिए कि 7 डेज़ में ख़त्म हो गया, अभी भी 2 दिन बाकी हैं किसी इसमें गुड्स के आने में। या हो सकता है कि डेली का कंजम्पशन 125 सोचा था हम लोगों ने ऑन एन एवरेज, डेली का कंजम्पशन गया 140 150 के अराउंड। तो ये होगा कि 1000 का स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? कम। कम कैसे पड़ जाएगा? क्योंकि 1000 के स्टॉक पे मैंने पहुंचा ना, जैसे ही मेरा स्टॉक का लेवल कहाँ पहुंचा? 1000, हमने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। लेकिन जब तक नया वाला माल आएगा तब तक हम इस ही गुड्स को क्या करते रहेंगे? लगातार कंज्यूम करते रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ जाए और स्टॉक क्या रह जाए हमारे पास? कम। तो जब तक सप्लायर 8 डेज़ में गुड्स बेचता है, उन 8 डेज़ में ऐसा होने की प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि रिक्वायरमेंट हो जाए ज़्यादा और स्टॉक क्या पड़ जाए? कम। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लीड टाइम इज
हायर देन स्टॉक मेंटेन्ड। इसका मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लीड टाइम इज़ हायर देन स्टॉक मेंटेन आउट ऑफ स्टॉक। का मतलब होता है कि हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट हो लीड टाइम में वो आपके स्टॉक से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक। मुझे बताइए आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होगा। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होगा कि हमारे पास लेबर था, मशीनरी थी, ऑर्डर भी था, लेकिन उसको बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था। समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे हैं? कि आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि भैया हमारे पास में लेबर भी था, मशीन थी, रिक्वायरमेंट भी थी, लेकिन उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था। उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक। मुझे बताइए अगर आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन होगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सेल्स नहीं होगी। सेल्स नहीं होगी तो नुकसान क्या होगा। देखो सेल्स होती है तो हम जो पैसा कमाते हैं उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन पर। सेल्स पर हम क्या अर्न करते हैं? हम कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं। अगर आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन हो गई तो हमें कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा। किस चीज़ का लॉस होगा? कंट्रीब्यूशन का। तो आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन से बचने के लिए हमें सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। अभी तो मैंने इस एग्जांपल में सेफ्टी स्टॉक 0 लिखा था, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन हो सकती है, और उस आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन से बचने के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं? हमारे पास सेफ्टी स्टॉक। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें सेफ्टी स्टॉक गिवन होता था। अब इस आउट ऑफ स्टॉक का जो टॉपिक है, आउट ऑफ स्टॉक का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। नॉर्मल टॉपिक में सेफ्टी स्टॉक गिवन होता है। इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन हैं, उसमें हम सेफ्टी स्टॉक निकालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से। 55 में गिवन है बच्चों, मैसर्स ट्यूरो ट्यूब्स ट्रेड इन 4 व्हीलर टायर एंड ट्यूब्स। इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। इनके पास में सफिशिएंट स्टॉक होता है। इन द ईयर एंड 11-12 द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील दैट मैसर्स ट्यूबो ट्यूब्स जो है ट्यूरो ट्यूब्स एक्सपीरियंस स्टॉक आउट ऑफ टायर्स। ये बोलता है कि जो 11-12 वर्ष गया था उस साल हमने स्टॉक आउट की पोजीशन को फेस किया था। क्या स्टॉक आउट की पोजीशन को फेस किया था? 100 यूनिट का स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब 100 यूनिट का स्टॉक कम पड़ गया था। ऐसा कितनी बार हुआ था? 2 बार। 80 यूनिट का स्टॉक कम पड़ा था। ऐसा कितनी बार हुआ था? 5 बार। 50 यूनिट का स्टॉक कम पड़ा था। ऐसा कितनी बार हुआ था? 10 बार। 20 यूनिट का स्टॉक कम पड़ गया था। ऐसा कितनी बार हुआ था? 20 बार। 10 यूनिट का स्टॉक कम पड़ गया था। ऐसा कितनी बार हुआ था? 30 बार। और 0 का स्टॉक कम पड़ा मतलब कि आउट ऑफ कभी स्टॉक कभी हुआ ही नहीं। ऐसी सिचुएशन हुई कितनी बार? 33 बार। मुझे बताइए कि आउट ऑफ स्टॉक की पोजीशन से बचने का एक ही तरीका होता है, वो होता है सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना। क्या स्टॉक मेंटेन करना? सेफ्टी स्टॉक। अगर मैं सेफ्टी स्टॉक एक्स्ट्रा मेंटेन कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 100 मेंटेन करता हूँ, तो क्या कभी ऐसा होगा कि मैं आउट ऑफ स्टॉक चला जाऊँ? अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 100 का मेंटेन करता हूँ तो क्या ऐसा होगा कि मैं कभी आउट ऑफ स्टॉक चला जाऊँ? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो 100 से ऊपर तो कभी आपका आउट ऑफ स्टॉक जा ही नहीं रहा। अगर 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया होता तो क्या मैं आउट ऑफ स्टॉक पे होता? नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती? इस 100 को मेंटेन करने में खर्चा आता है जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं? स्टोरेज कॉस्ट। नीचे क्वेश्चन में गिवन है मैसर्स ट्यूरो ट्यूब्स लॉसेज ₹150 पर नेट ड्यू टू स्टॉक आउट। ये बोलता है स्टॉक आउट होने के कारण 150 का लॉस होता है। तो वहाँ लिखें ये जो लॉस होता है इसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन लॉस। कि अगर स्टॉक आउट नहीं होता तो गुड्स बेचते तो हम कंट्रीब्यूशन कमाते। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि स्टॉक आउट के कारण हमें कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक आउट की पोजीशन ना आए तो उस पोजीशन से बचने के लिए हमें सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। क्या स्टॉक मेंटेन करना चाहिए? सेफ्टी स्टॉक। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक आउट की पोजीशन ना आए तो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। लेकिन सेफ्टी स्टॉक पे ये बोलता है कि ₹50 पर यूनिट का कैरिंग कॉस्ट आता है। क्या आता है? ₹50 पर यूनिट का कैरिंग कॉस्ट आता है। डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक आउट इन्वेंट्री। स्टॉक आउट इन्वेंट्री में सेफ्टी स्टॉक कि बताइए कितना सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए। तो 100 का सेफ्टी मेंटेन कर लो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 100 का सेफ्टी मेंटेन करते हैं ना तो उस पर स्टोरेज कॉस्ट आएगी कितनी? 50 के हिसाब से। लेकिन हाँ 100 का अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं, 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो हम हमारी आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट को तो बचा लेंगे, हम हमारे कंट्रीब्यूशन के होने वाले लॉस को तो बचा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी की स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? बेसिकली बहुत हाई हो जाएगी।
तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जितना ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया जाएगा उस पर आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे तो हम हमारी आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट को बचा सकते हैं। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक कम मेंटेन करूँ तो सेफ्टी स्टॉक कम मेंटेन करता हूँ तो स्टोरेज कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन सिचुएशन क्या हो जाएगी कि आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन का लॉस क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ बात करें तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, वो वाली कंडीशन है। ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन हाँ हम हमारे कंट्रीब्यूशन लॉस को बचा सकते हैं। लेकिन कम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो स्टोरेज कॉस्ट तो कम हो जाती है, लेकिन जो आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट है वो क्या होती है, बेसिकली बढ़ जाती है। तो दोनों तरफ हमें एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा हमें सेफ्टी स्टॉक ढूंढना है, कोई एक ऐसा सेफ्टी स्टॉक ढूंढना है जिस स्टॉक के लेवल पर हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। टोटल कॉस्ट का मतलब दो खर्चे हो गए यहाँ पर, एक एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया तुम्हारे पास, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, और एक एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया तुम्हारे पास, कैरिंग कॉस्ट। तो मुझे वो सिचुएशन ढूंढनी है, वो सेफ्टी स्टॉक ढूंढना है जिस सेफ्टी स्टॉक के लेवल पर स्टोरेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की टोटल क्या हो, कम से कम हो। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ तक मैं ये बोल सकता हूँ कि लीड टाइम में कितना आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, लीड टाइम के अंदर कितना आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। 100 क्वांटिटी आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, उसके होने की संभावना 2 बार। 80 आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है 5 बार, 50 आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है 10 बार, 20 बार, 10 30 बार और 0 33 बार। अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो ये टोटल है 100, क्या है, टोटल 100 है। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 यूनिट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100 में से 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब हो गया 2%। मतलब कि 100 यूनिट आउट ऑफ स्टॉक चली जाए उसके होने की संभावना 100 में से 2 बार है। 100 में से 2 बार, इसका मतलब 2% टाइम पॉसिबिलिटी है कि 100 का आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। 80 के आउट ऑफ स्टॉक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 टाइम्स है आउट ऑफ 100, इसका मतलब 5% चांसेस हैं कि आउट ऑफ स्टॉक क्वांटिटी कितनी हो जाए, 80 यूनिट हो जाए। 50 यूनिट्स के आउट ऑफ स्टॉक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 10%। 20 यूनिट्स के आउट ऑफ स्टॉक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%। 10 यूनिट के आउट ऑफ स्टॉक होने की प्रोबेबिलिटी है 30%, और 0 यूनिट के आउट ऑफ स्टॉक होने की प्रोबेबिलिटी है 33%। क्लियर है। अगर हम चाहते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो तो उसके लिए हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे, लेकिन सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे तो बेसिकली उस पर कैरिंग कॉस्ट होगी 50 रुपये पर नेट के हिसाब से। जितना कम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे उतनी कम कैरिंग कॉस्ट आएगी, लेकिन जितना कम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे उतना आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम लोग एक एनालिसिस करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने लिखा सेफ्टी स्टॉक। अगर मैं सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूँ कितना, 100, क्या मेंटेन करता हूँ, सेफ्टी स्टॉक 100 मेंटेन करता हूँ, तो क्या आउट ऑफ स्टॉक होने की कोई प्रोबेबिलिटी है? क्या अगर मैं 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूँ तो क्या कभी ऐसा होगा कि कोई कस्टमर आ जाए और 100 से ऊपर की डिमांड हो? हाईएस्ट से हाईएस्ट आउट ऑफ स्टॉक कितना हो सकता है, 100 हो सकता है। अगर मैं 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूँ तो क्या मैं आउट ऑफ स्टॉक हो सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं आउट ऑफ स्टॉक नहीं होऊंगा तो आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट भी नहीं आएगी। लेकिन 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं, देखो मैक्सिमम डिमांड कितनी हो सकती है लीड टाइम के अंदर, लिखा था ना, आउट ऑफ स्टॉक क्वांटिटी 100 हो सकती है। तो अगर आउट ऑफ स्टॉक क्वांटिटी 100 हो सकती है तो सबसे बेस्ट तरीका है बचने का कि 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लो। अगर 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लोगे तो आउट ऑफ स्टॉक आप जा ही नहीं सकते। अगर आउट ऑफ स्टॉक जाओगे नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन इस पे आपको एक कैरिंग कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये जो 100 का सेफ्टी स्टॉक है उसको मेंटेन करने में 50 के हिसाब से 5000 की क्या आएगी, आपको कैरिंग कॉस्ट आएगी। टोटल मैं बोल सकता हूँ कि आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट 0, कैरिंग कॉस्ट 5000, टोटल कॉस्ट आएगी आपको 5000 की। क्लियर है बच्चों? लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक में 100 ना मेंटेन करके अगर 80 मेंटेन करूँगा तो क्या दिक्कत होगी? मुझे बताइए कि लीड टाइम के अंदर कितना आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। लीड टाइम में ये हो सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक 100 हो या 80 हो या 50 हो, 20 हो, 10 हो या 0। अगर मैं 100 का 100 मेंटेन करता हूँ तो क्या कोई आउट ऑफ स्टॉक जाने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है।
लेकिन उस पर कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 5000 आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5000। लेकिन अगर मैं सेफ्टी स्टॉक अगर 80 मेंटेन करता हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक चला जाऊँ? अगर मैं 80 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूँ तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? अगर मैं 80 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूँ तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं आउट ऑफ स्टॉक चला जाऊँ? एक ही सिचुएशन है, कब है? अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना लीड टाइम में अगर वो 100 हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब देखो, लीड टाइम में ड्यूरिंग लीड टाइम में रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है? 100 हो सकती है, 80 हो सकती है, 50 हो सकती है, 20 हो सकती है, 10 हो सकती है, 0 हो सकती है, जिनकी प्रोबेबिलिटी है 2, 5, 10, 20, 30 और 33%। क्लियर है? अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 100 का मेंटेन करूँगा तो चाहे 100 वाला आए, चाहे 80 वाला आए, चाहे 50 वाला आए, चाहे 20 वाला आए, चाहे 10 वाला आए, कोई भी आए, खाली नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया हुआ है। अगर 100 का सेफ्टी स्टॉक है तो आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं सेफ्टी स्टॉक अगर 80 का मेंटेन करता हूँ तो दिक्कत क्या होगी? अगर 0 वाला आ गया कोई दिक्कत नहीं, खाली नहीं जाएगा। 10 वाला आ गया, 20 वाला आ गया, 50 वाला आ गया या 80 वाला आ गया तो एक भी बंदा खाली नहीं जाएगा। लेकिन सिचुएशन कब बिगड़ जाएगी? अगर लीड टाइम में अगर आपकी रिक्वायरमेंट 100 चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया मैंने 80 का, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया मैंने कितना, 80 का। लेकिन दिक्कत कब हो सकती है कि अगर रिक्वायरमेंट 100 हो गई तो दिक्कत हो सकती है। और अगर रिक्वायरमेंट 100 हो गई तो दिक्कत क्या होगी? कितनी यूनिट कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि अगर आप 80 का स्टॉक मेंटेन करते हैं और लीड टाइम में अगर रिक्वायरमेंट आपकी कितनी हो गई, 100 हो गई, तो 20 यूनिट आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। लेकिन आप श्योर हो कि 20 यूनिट आउट ऑफ स्टॉक होगी ही होगी? नहीं सर, श्योर नहीं है। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2% है। तो 20 यूनिट कम पड़ सकती है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2% है। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक पे कितनी कॉस्ट आएगी? 150 आएगी इंटू 150। तो दोबारा बात करते हैं कि अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 100 मेंटेन करता हूं तो मैं आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन नहीं चाहूँगा, क्योंकि लीड टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है? 100 हो सकती है। और अगर 100 का स्टॉक मेंटेन करता हूं तो मैं आउट ऑफ स्टॉक नहीं चाहूँगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट उस पर मेरे को अच्छी खासी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं सेफ्टी स्टॉक ड्यूरिंग लीड टाइम अगर 80 का मेंटेन करता हूँ तो 50, 20, 10, 0 वाला कोई भी आ जाए वो खाली नहीं जाएगा। 80 वाला भी खाली नहीं जाएगा। लेकिन खाली कौन जा सकता है? खाली का मतलब यहाँ किससे है कि अगर रिक्वायरमेंट अगर 80 से अबव चली गई तो दिक्कत हो सकती है। और एक ही कंडीशन ऐसी है कि रिक्वायरमेंट 80 से अबव चली जाए, वो कौन सी वाली है? 100 वाली। तो अगर रिक्वायरमेंट 100 चली गई तो क्या होगा? स्टॉक मेंटेन किया आपने 80 का, रिक्वायरमेंट 100 चली गई तो क्या होगा? 20 यूनिट कम पड़ जाएगी, लेकिन उसके होने की प्रॉबिलिटी कितनी है? 2%। और अगर ऐसा हुआ तो कॉस्ट कितना आएगा? 150 के हिसाब से। तो यहाँ पर जो आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट आएगी वो आएगी 60 रुपये की, प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करने के बाद। लेकिन इस 80 के स्टॉक को मेंटेन करने में खर्चा कितना आएगा? 80 इंटू 50, 4000। अगर इस तरीके से स्टॉक मेंटेन किया जाएगा तो 60 की आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आएगी 4000, तो 4060 का आपको टोटल एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा अगर आप 80 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं। एक बात और समझना सर, मान लीजिए सेफ्टी स्टॉक 50 मेंटेन करते हैं, तो अगर आप 50 का स्टॉक मेंटेन करते हैं तो बताइए क्या होगा? अगर रिक्वायरमेंट 0 हुई तो कोई दिक्कत नहीं, 10 हुई तो कोई दिक्कत नहीं, 20 हुई तो कोई दिक्कत नहीं, 50 हुई तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होगी? अगर रिक्वायरमेंट 80 हो गई या रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 100 हो गई। मुझे बताइए कि अगर आप 50 का स्टॉक मेंटेन करते हैं और रिक्वायरमेंट अगर 100 हो गई तो क्या दिक्कत होगी? अगर आप 50 का स्टॉक मेंटेन करते हैं, रिक्वायरमेंट अगर 100 हुई तो क्या दिक्कत होगा? अगर सर 50 का स्टॉक मेंटेन करते हैं, रिक्वायरमेंट अगर 100 हुई तो दिक्कत ये होगी कि 50 स्टॉक कम पड़ सकते हैं, लेकिन इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2%। क्लियर है? अगर मैं 50 का स्टॉक मेंटेन करता हूँ तो दिक्कत हो सकती है कि अगर रिक्वायरमेंट कितनी हुई? 100 हुई। 50 का स्टॉक मेंटेन करते हैं, रिक्वायरमेंट अगर 100 हुआ तो 50 यूनिट कम पड़ सकते हैं, लेकिन उसके होने की प्रोबेबिलिटी 2%। और एक कंडीशन और है, अगर स्टॉक 50 मेंटेन करते हैं और रिक्वायरमेंट 80 हुई तो, अगर आप 50 का स्टॉक मेंटेन करते हैं, रिक्वायरमेंट अगर 80 हुई तो कितना स्टॉक कम पड़ सकता है? ये कम पड़ सकता है 30 यूनिट। लेकिन कब? अगर मैं कितना स्टॉक मेंटेन करता हूँ? 50 स्टॉक मेंटेन करता हूँ, तो अगर रिक्वायरमेंट 100 हुई तो 50 कम पड़ जाएंगे, और रिक्वायरमेंट अगर 80 हुई तो 30 कम पड़ जाएंगे, लेकिन 30 के कम पड़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5%। तो ये स्टॉक आउट पोजीशन हो सकती है,
इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, क्योंकि अगर इतना स्टॉक कम रह गया तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी होगी आपकी 150। तो ये देखें यहाँ कितना निकल के आता है। बीच में लाइन खींचनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पॉइंट को दूसरों से अलग कर सको। तो फर्स्ट पॉइंट में आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन नहीं होगी। सेकंड में अगर 80 का स्टॉक मेंटेन किया है तो 100 की रिक्वायरमेंट होगी तो 20 कम पड़ेंगे, लेकिन 50 मेंटेन करोगे तो अगर 80 की रिक्वायरमेंट आ गई तो 30 कम पड़ेंगे, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 5%, और 100 की रिक्वायरमेंट आ गई तो 50 कम पड़ेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 2%। और मल्टीप्लाई किससे करना है 150 से। लेकिन अगर 50 का स्टॉक मेंटेन किया जाएगा तो स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी, कैरिंग कॉस्ट 50 × 50 2500, और ये निकालने कितनी आती है, तो ये आती है 375 और ये आता है आपका 2500। तो 2875 की टोटल कॉस्ट आएगी अगर आप 50 का स्टॉक मेंटेन करते हैं तो। लेकिन मुझे बताइए अगर लीड टाइम में मैं 50 का स्टॉक मेंटेन ना करके अगर 20 का ही मेंटेन करूं तो सर 20 का मेंटेन करोगे और रिक्वायरमेंट अगर 0, 10 और 20 हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किस कंडीशन में हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कब, आपने तो 20 का ही स्टॉक मेंटेन किया है, अगर 50 की रिक्वायरमेंट होगी तो दिक्कत होगी, 80 की रिक्वायरमेंट होगी तो दिक्कत होगी, और 100 की रिक्वायरमेंट हुई तो भयंकर दिक्कत होगी। बताइए अगर सेफ्टी स्टॉक 20 का मेंटेन करते हैं, रिक्वायरमेंट अगर 50 की हुई तो कितने कम पड़ जाएंगे, 30 कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट अगर 50 की हुई तो 30 कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस 50 की रिक्वायरमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%, कम 30 पड़ेंगे। प्लस अगर रिक्वायरमेंट 80 की हुई तो कितने कम पड़ जाएंगे, कितना स्टॉक कम रह जाएगा, कितना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो अगर 20 का स्टॉक मेंटेन करते हैं, रिक्वायरमेंट 80 हुई तो 60 का आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 5%। और अगर 20 का स्टॉक मेंटेन करते हैं, रिक्वायरमेंट 100 हुई तो कितना स्टॉक कम रह जाएगा 80, लेकिन उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 2%। क्लियर है। तो यहाँ अगर दोबारा बात करूँ 20 का ही स्टॉक मेंटेन करते हैं तो दिक्कत हो सकती है अगर 50 की रिक्वायरमेंट हुई तो, या 80 की रिक्वायरमेंट हुई तो, या 100 की रिक्वायरमेंट हुई तो। 100 की रिक्वायरमेंट होगी, स्टॉक 20 का मेंटेन किया है तो 80 कम पड़ सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 2%। 80 का रिक्वायरमेंट हुआ तो 60 कम पड़ सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 5%। और 50 की रिक्वायरमेंट हुई तो 30 कम पड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 10%। ये जो निकल के आता है उसको मल्टीप्लाई कराएं किससे 50 से, क्योंकि स्टॉक आउट कॉस्ट कितना है आपका, अच्छा स्टॉक आउट कॉस्ट आपका 150 है तो मल्टीप्लाई करना है 150 से। तो 150 से मल्टीप्लाई करें तो ये निकल के आएगी आपके पास में क्या चीज़, स्टॉक आउट कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है बच्चों, कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी अगर 20 का स्टॉक मेंटेन करेंगे तो 20 × 50, 20 × 50 आपकी कैरिंग कॉस्ट निकल के आएगी। 20 × 50 करेंगे 1000, ये निकालें कितनी आती निकल के। हाँ जी बच्चों बताएं टोटल कितना निकल के आता है 20 पर, तो ये निकल के आएगा 1140। तो यहाँ 1140, यहाँ 1000, 2140। क्लियर है। और लेकिन अगर मैं आगे बात करता हूँ कि अगर आप सेफ्टी स्टॉक केवल 10 का ही मेंटेन करते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो बाकी आंसर मैं आपको स्पायरल से करवा रहा हूँ। तो स्पायरल में हमने सॉल्व आंसर डाला हुआ है इसका। अगर सेफ्टी स्टॉक अगर आप ड्यूरिंग लीड टाइम 10 ही मेंटेन करते हैं तो दिक्कत क्या होगी, अगर 100 की रिक्वायरमेंट हो गई तो 90 कम पड़ेंगे, 80 की रिक्वायरमेंट हुई तो 70 कम पड़ेंगे, 50 की रिक्वायरमेंट हुई तो 40 कम पड़ेंगे, और 20 रिक्वायरमेंट हुई तो 10 कम पड़ेंगे। और इनके कम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.02, 0.05, 0.1, 0.2। तो 90 × 0.02, 0.02 का मतलब 2%, 2%, 5%, 10%, 20%। तो अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से निकालना, वरना जो मेरा तरीका है उस तरीके से निकाल लेना, जैसा भी आपको सिंपल लगे। तो अगर मेरे तरीके से निकालते हो, अगर 10 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो बताइए दिक्कत क्या होगी। अगर 10 का स्टॉक मेंटेन करते हैं तो अगर 10 का स्टॉक मेंटेन करते हैं, अगर 20 की रिक्वायरमेंट हुई तो 10 कम पड़ेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%। अगर 50 की रिक्वायरमेंट हुई तो 40 कम पड़ेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%। क्लियर है बच्चों। अगर 80 की रिक्वायरमेंट हुई तो 70 कम पड़ेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5%। और अगर 100 की रिक्वायरमेंट हुई तो 90 कम पड़ेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2%। तो ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इनटू कर दें कितने से 150 से, तो ये निकल के आ जाएगी आपके पास में क्या चीज़, आपकी टोटल आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। तो ये आती है 1695 की आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट।
कैरिंग कोस्ट की बात करें तो अगर 10 ही मेंटेन करना है तो 10 इंटू 50 500, और टोटल देखेंगे तो ये आएगा 2195। तो मैं समझ चुका हूँ कि अब अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो सबसे जो कम टोटल कोस्ट थी वो 2140 में थी, और यहाँ पर कोस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई। और लास्ट सिचुएशन कर लेना बच्चों कि अगर जीरो का ही स्टॉक मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, और जीरो का स्टॉक मेंटेन करोगे तो 10 की रिक्वायरमेंट हुई तो 10 के 10 कम पड़ जाएंगे, तो 10 की रिक्वायरमेंट हुई तो 10 कम पड़ जाएंगे, जिसकी प्रॉफिट 30%, 10 इंटू 30%, 20 इंटू 20%, 50 इंटू 10%, 80 इंटू 5% एंड 100 इंटू 2%। तो ये आपका स्टॉक कम रह सकता है, जिसको निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, उसकी स्टॉक आउट कॉस्ट से, कैरिंग कॉस्ट निकाल के, और जहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या होती है कम से कम होती है, वो लेवल आपके लिए क्या होता है बच्चों, बेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने विद एनालिसिस आपको दे रखा है, आप वहाँ से इसको समझ भी सकते हैं अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आई है तो। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो बचता है, जो क्वेश्चन नंबर 56 है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 के बाद में मैंने आपको यहाँ पर लेटेस्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो अभी पास्ट एग्जामिनेशन गए हैं उनके क्वेश्चंस दे रखे हैं। इस चैप्टर में मैंने थोड़े सेग्रीगेट करके डाल रखे हैं पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। तो ये पास्ट एग्जामिनेशन के जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क रहेंगे, और इन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत ढंग से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ढंग से करना है, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है 3। और 3 के बाद में जो क्वेश्चन नंबर देखो 5th है, ये जो आपको याद होगा मैंने टॉपिक करवाया था फीफो लीफो वेटेड एवरेज का, तो ये उस कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम आ रखा है। इसमें वेटेड एवरेज और लीफो से पूछा गया है, तो आप ये क्वेश्चन घर पे करना वेटेड एवरेज लीफो के हिसाब से। क्लियर है बच्चों। और एक लास्ट क्वेश्चन बचता है तुम्हारा इसमें, कौन सा, 56। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 56। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। IPL लिमिटेड यूज ए स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश प्रोडक्ट, कि कोई ये लोग कास्टिंग यूज़ करते हैं। कास्टिंग इनके लिए रॉ मटेरियल हो गया। कास्टिंग आर परचेज फ्रॉम द फाउंड्री। IPL लिमिटेड परचेज 54,000 कास्टिंग पर ईयर। ये जो गुड्स परचेज करते हैं ये परचेज करते हैं 54,000, और जो रेट गिवन है वो गिवन है 80 रुपीज़ पर कास्टिंग। आगे, कास्टिंग आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 360 डे पर ईयर बेसिस। कंपनी एस्टिमेट 9,000 का ऑर्डर कॉस्ट है और 300 की कैरिंग कॉस्ट है। इनकी 300 की जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्यों है, क्योंकि ये बोलते हैं कि इस गुड्स को हाई टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है, और कुछ हाई इंश्योरेंस कॉस्ट है, तो स्टोरेज कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, इसके कारण की 300 रुपये की कैरिंग कॉस्ट आ रही है। मतलब कि एक जो प्रोडक्ट है ना वो 800 रुपये का है, और उसको संभालने में खर्चा कितने का है, 300 रुपये का है। डिलीवरी फ्रॉम द अंडरलाइन करना, डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक्स 6 डेज ऑन एन एवरेज। जनरल का मतलब होता है ऑन एन एवरेज 6 दिन आपको लगते हैं माल आने में, बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डेज, लेकिन हाईएस्ट 10 दिन भी जा सकते हैं। मतलब कि 6 तो लगेंगे ही लगेंगे, ऊपर में 10 डेज जा सकते हैं। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस, मतलब कि डिलीवरी का समय और उनके डिलीवर हो जाने की प्रोबेबिलिटी आपको एक टेबुलेशन में गिवन है। डिलीवरी टाइम 6 दिन में माल आ जाएगा, उसका परसेंटेज है 75, मतलब कि 6ठे दिन माल आ जाएगा 75% चांस है। 7वें दिन माल आ जाएगा उसका चांस 10% है, मतलब कि 7th डे गुड्स आने के चांस है 10%, और 6th डे गुड्स आने के चांस कितने हैं, 75%। तो 6 जो लिखा है ना वहाँ लिखो, 6 के आगे लिखो अप टू 6, ये 6 नहीं है, अप टू 6 है। अप टू 6 गुड्स आने के चांस है 75%, और 7वें दिन के चांस है 10, 8वें दिन के चांस है 5, 9th डे के चांस है 5, और 10th डे के चांस है 5। तो इन प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। डिलीवरी टाइम जो गिवन है वहाँ लिखा है अप टू 6, 6ठे दिन तक माल आने के चांस है 75, 7th के चांस है 10, 8th के चांस है 5, 9th डे के चांस है 5, और 10th डे के चांस है 5। अब मैं निकालता हूँ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है, ये क्यूमुलेटिव है। 6th डे तक गुड्स आने के चांस है 75%, 7th डे के इंडिविजुअल चांस कितने हैं 10, तो क्यूमुलेटिव चांसेस कितने हो गए गुड्स आने के
75% चांस है कि छठे दिन तक माल आ जाएगा। 7th डे के चांस है 10, मतलब कि क्यूमुलेटिव चांस कितने हो गए 90%, 95% और 100% प्रोबेबिलिटी है कि 10th डे में गुड्स आ जाएगा। अच्छा, 6th डे तक गुड्स आने के चांस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है 75%। रिस्क कितना हो गया, रिस्क ऑफ नॉन डिलीवरी, नहीं आने का रिस्क हो गया 25%। यहाँ चांस है कि 85% चांस है कि गुड्स आ जाएगा, नहीं आने का रिस्क हो गया 15%। यहाँ नहीं आने का रिस्क हो गया 10%, यहाँ नहीं आने का रिस्क है 5 और यहाँ नहीं आने का रिस्क कितना है 0। मतलब कि 10th डे तक तो 100% चांस है गुड्स आ जाएंगे, अब रिस्क है ही नहीं। गुड्स आने में ऑन एन एवरेज जो टाइम लगता है वो लगता है आपका कितना 6 डेज, अप टू 6 डेज। तो यहाँ तक बात करें, अप टू 6 डेज जो गुड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 75%। 7th डे की प्रोबेबिलिटी है 10, तो क्यूमुलेटिव हो गई 85। यहाँ की प्रोबेबिलिटी 5, तो क्यूमुलेटिव हो गई 90। यहाँ की 5 95, यहाँ की 5 100%। माल आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, नहीं आने का रिस्क कितना हो गया 25, 15, 10, 5 और 0। क्लियर है। अब मुझे बताइए, अगर मुझे री ऑर्डर लेवल निकालना हो, क्या निकालना हो, री ऑर्डर लेवल निकालना हो, फॉर्मूला था री ऑर्डर लेवल का एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। क्लियर है। एवरेज कंजम्पशन कितना है मेरा, क्वेश्चन में लिखा था कि एवरेज कंजम्पशन कितना है आपका 54,000 का कंजम्पशन है 360 डेज में। तो देखना कंजम्पशन पर डे कितना हो गया, कंजम्पशन एवरेज कंजम्पशन पर डे कितना हो जाएगा। तो पर डे कंजम्पशन कितना है आपका, पर डे कंजम्पशन कितना है 54,000 कंजम्पशन 360 डेज में, पर डे हो जाएगा आपके पास में 150 का, किसका 150 का। तो आपका पर डे कंजम्पशन जो है ना वो 54,000 अपॉन 360 150 कंजम्पशन पर डे है। री ऑर्डर लेवल की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन पर डे इंटू एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज कंजम्पशन पर डे है 150 और एवरेज लीड टाइम, एवरेज दे रखा ना ऑन एन एवरेज जनरली 6, तो 900 का तो हमें स्टॉक मेंटेन करना ही पड़ेगा, प्लस सेफ्टी लेके चलते हैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए। किसको अवॉइड करने के लिए, रिस्क को अवॉइड करने के लिए। अगर आपको रिस्क अवॉइड करना है, देखो 6 दिन का स्टॉक तो मेंटेन करना ही करना है, 6 दिन का स्टॉक तो मेंटेन करना ही करना है, लेकिन इस 6 दिन में 25% रिस्क है। अगर इस रिस्क को अवॉइड करना है, आप देखोगे रिस्क अवॉइड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो मतलब कि 6 दिन का स्टॉक तो मेंटेन करना ही करना है। अगर आपको रिस्क को अवॉइड करना है तो आपको 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक और मेंटेन करना पड़ेगा। 4 दिन का मतलब 7 दिन का, 8वें का, 9वें का और 10वें का। 6 दिन तो आपको माल लाने में लगेंगे ही लगेंगे। 6 दिन का तो स्टॉक हमने मेंटेन कर लिया, 6 × 150। इन 6 डे का स्टॉक तो मैंने मेंटेन कर ही लिया, लेकिन रिस्क है कि माल लाने में 4 दिन और लग सकते हैं, 7, 8, 9, 10, मतलब कि 4 दिन और लग सकते हैं। तो अगर रिस्क को अवॉइड करना है तो साथ में क्या मेंटेन करना पड़ता है, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो सेफ्टी स्टॉक जो मेंटेन करना है ना वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप रिस्क उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। अगर आप रिस्क उठा रहे हैं तो सेफ्टी स्टॉक कम मेंटेन करेंगे। अगर रिस्क बिल्कुल भी नहीं उठाना है तो सेफ्टी स्टॉक, अगर आप रिस्क उठा रहे हैं तो हम सेफ्टी स्टॉक क्या करेंगे, कम मेंटेन करेंगे। अगर आप रिस्क उठा ही रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं उठाना है रिस्क, आपको रिस्क 0 करना है, तो सेफ्टी स्टॉक बहुत हाई मेंटेन करना पड़ेगा। तो सेफ्टी स्टॉक डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड ऑन रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई है, हम हाई रिस्क मेंटेन करने के लिए तैयार हैं, तो आपका सेफ्टी स्टॉक होगा वेरी मच लो। और यही आपकी रिस्क मेंटेन करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही लो है। तो यहाँ आपका सेफ्टी जो स्टॉक है वो हो जाएगा बेसिकली बहुत हाई। जितना आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसी पर आपका सेफ्टी स्टॉक डिपेंड करता है। अगर रिस्क बहुत हाई उठाते हैं तो सेफ्टी स्टॉक 0 मेंटेन करेंगे या लो मेंटेन करेंगे। और अगर आप रिस्क बहुत कम उठाते हैं तो सेफ्टी स्टॉक बेसिकली आपको बहुत हाई मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द EOQ। बताइए EOQ का फॉर्मूला क्या था, √2 × A 54,000 × O 9,000 अपॉन C कैरिंग कॉस्ट 300।
तो इस तरह फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आपका निकल के आएगा EOQ, जो निकल के आएगा आपके पास में 1800। क्लियर है। और सेकंड पॉइंट ही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, क्या दे रखा है, एज्यूम कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम 15% रिस्क आउट ऑफ बीइंग स्टॉक। कंपनी 15% रिस्क उठाने के लिए तैयार है। मुझे बताइए 15% रिस्क कहाँ है? ये रहा आपका रिस्क। कंपनी 15% रिस्क उठाने के लिए तैयार है। अगर रिस्क जीरो उठाओगे तो सेफ्टी स्टॉक आपको बहुत कम मेंटेन करना है, लेकिन 15% रिस्क उठाना है, इसका मतलब कितना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा? 15% रिस्क होता है 7th डे पर। देखो 6 दिन का स्टॉक तो मेंटेन करना ही करना है, 6 दिन का 150 पर स्टॉक मेंटेन करना ही करना है। तो यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि आपको 15% रिस्क लेना है। अच्छा मुझे बात हो, अगर मुझे जीरो रिस्क लेना हो तो, अगर मुझे जीरो रिस्क लेना हो तो मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। नहीं लेना है तो ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, इसका मतलब हो गया 6 दिन का स्टॉक मेंटेन करना ही करना है, ऊपर से 4 दिन का स्टॉक 7, 8, 9, 10 4 दिन का स्टॉक और मेंटेन कर लो। अगर जीरो रिस्क लेके चलना है तो आपको 4 दिन का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। पर डे होता है 150 के हिसाब से कितना, 600। अगर आप बोलते हो कि आपको रिस्क मेंटेन करना ही नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं है, अगर रिस्क लेना ही नहीं है तो मतलब आपको 10 डे का स्टॉक पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। 6 दिन का तो वैसे ही मेंटेन करना पड़ता है, एवरेज इंटू एवरेज, ऊपर के 4 डे का स्टॉक और मेंटेन कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि रिस्क लेना ही नहीं है, हम चाहते हैं कि कस्टमर खाली जाए ही नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं यार 5% रिस्क तो ले सकते हैं, अगर आपका रिस्क 5% हो तो 5% रिस्क हो तो इसका मतलब 6 दिन का तो स्टॉक मेंटेन करना ही करना है, 7th, 8th और 9 3 दिन का स्टॉक और मेंटेन करना पड़ेगा। 3 दिन का कितना हो जाएगा, 150 के हिसाब से 450। अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार 10% रिस्क उठा लेते हैं, अगर 10% रिस्क उठा रहे हैं इसका मतलब हमें केवल 2 दिन का, 7वें दिन का और 8वें दिन का, 2 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है। अगर 10% रिस्क लेते हैं तो हमें 2 दिन का ही स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा 150 के हिसाब से 300 का। और अगर बात करते हैं आप कि नहीं यार हम 15% रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, 15% रिस्क होता है 7th डे पर, इसका मतलब 6 दिन का स्टॉक तो मेंटेन करना ही करना है, एक 7th डे का स्टॉक और मेंटेन कर लेना। कितना रिस्क लेके चलते हो आप? अगर 15% रिस्क लेके चलते हैं तो इसका मतलब हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे कितना, बोलिए? तो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे एक दिन का 150 के हिसाब से, कितना, 150। जितना कम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपका सेफ्टी स्टॉक बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना सेफ्टी स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप बोलते हैं कि नहीं यार हम 25% रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो 25% रिस्क का मतलब हो गया कि बस 6 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है, कोई एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ये हो जाएगा जीरो। तो जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे सेफ्टी स्टॉक उतना ही अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो आप अगर जितना कम रिस्क लेंगे, अगर जीरो रिस्क लेंगे तो सेफ्टी स्टॉक अच्छा है, और जितना कम रिस्क लेंगे, अगर जीरो रिस्क लेके चल रहे हैं, जितना कम रिस्क लेके चल रहे हैं सेफ्टी स्टॉक उतना ही ज़्यादा है। जितना हाई रिस्क पे जाएंगे उतना ही आपका सेफ्टी स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सेफ्टी स्टॉक किस बात पे डिपेंड करता है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर। अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई रिस्क मेंटेन कर रहे हैं, तो सेफ्टी स्टॉक बहुत कम मेंटेन करना है। और रिस्क अगर बहुत लो लेके चल रहे हैं, अगर रिस्क आपका जो टेकिंग कर रहे हैं, रिस्क क्या उठा रहे हैं, बहुत कम रिस्क उठा रहे हैं, इसका मतलब आप डरते हैं तो ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो, क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वहाँ गिवन है कि 15% का रिस्क उठा रहे हैं, 15% का रिस्क उठा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 15% का रिस्क है, इसका मतलब आपका 150 का सेफ्टी स्टॉक होगा। और क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट में गिवन है कि हम 5% का रिस्क उठा रहे हैं, अगर 5% का रिस्क उठा रहे हैं इसका मतलब आपका सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा 450 का। क्लियर है? तो सेफ्टी स्टॉक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रिस्क हाई ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड रिक्वायरमेंट, फोर्थ रिक्वायरमेंट सेफ्टी पर डिपेंड करती है। तो सेफ्टी स्टॉक मैंने आपको साइड में निकाल दिया, आप देख लेना कि 15% उठाना है या रिस्क 5% उठाना है। और क्वेश्चन की फिफ्थ लाइन में दे रखा है कि दोबारा से आपको EOQ निकालना है। ये बोलता है क्वांटिटी तो वही है 54,000, ऑर्डर कॉस्ट हो जाएगी अगर 600 और आपका कैरिंग कॉस्ट होता है 720, तो EOQ दोबारा से निकालना है, तो EOQ दोबारा निकाल लेना। और ये बोलता है कि अगर EOQ दोबारा निकाला है तो बताइए कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो जितना आपकी 54,000 की रिक्वायरमेंट है डिवाइड बाय आप एक बार में कितना मंगा रहे हैं,
उसका डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर निकल के आ जाएंगे। आंसर मैंने आपको गिवन है, यहाँ दे रखा है, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मेरे से पूछ लेना। क्लियर है बच्चों? और अच्छा, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरा सॉल्व करवा देता हूँ, फिर बाद में आप डाउट पूछेंगे से अच्छा क्या मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अभी तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। देखें, क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट था EOQ निकालना है, तो 2 इंटू 54,000 इंटू 9,000 डिवाइड बाय 300 से आपका EOQ निकल जाएगा। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है कि 15% रिस्क लेके चल रहे हैं, तो अगर रिस्क 15% का है तो सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करना पड़ेगा? सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करना पड़ेगा बताइए? अगर रिस्क अगर आप कितना लेके चल रहे हैं 15%, तो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा आपको 1 दिन का। तो सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा आपका 1 दिन का, तो 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक, 1 डे का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा 150 के हिसाब से 150। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 15% रिस्क लेके चलते हैं तो सेफ्टी स्टॉक कितना है? सेफ्टी स्टॉक 150 है। एंड रीऑर्डर पॉइंट का मतलब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है सेफ्टी प्लस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। तो सेफ्टी है 150 का प्लस एवरेज कंजम्पशन रेट 150 इंटू एवरेज लीड टाइम 6। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आप रिस्क लेके चलते हैं 5%, अगर आपका रिस्क है 5%, 5% रिस्क ले रहे हैं तो बेटा सेफ्टी स्टॉक कितना हो जाएगा? अगर 5% रिस्क लेते हैं तो सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा 3 डेज़ का इंटू 150। देखो, जितना कम आप रिस्क लेते हैं सेफ्टी स्टॉक उतना ही हाई हो जाएगा। और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था कि सेफ्टी स्टॉक कितना हो जाएगा और रीऑर्डर लेवल, तो 450 प्लस 150 इंटू 6, ये आ जाएगा आपके पास में रीऑर्डर लेवल। और क्वेश्चन की जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है, एज्यूम कर लीजिए 5% रिस्क है, तो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। देखो, ऑर्डर कॉस्ट निकालना है और कैरिंग कॉस्ट निकालना है। ऑर्डर कॉस्ट निकालना है, 54,000 की रिक्वायरमेंट है और आपका EOQ निकल के आया था बच्चों यहाँ 1800। क्लियर है? ऑर्डर कॉस्ट निकालते हैं, 54,000 की रिक्वायरमेंट है, डिवाइड बाय 1800, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 9,000, तो ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो 1800 अगर मैं एक बार में मंगवाता हूं तो इसका एवरेज स्टॉक होगा डिवाइड बाय 2। लेकिन देखो यहाँ पर आपका रिस्क कितना है? 5% रिस्क है। 5% रिस्क पर आपको 450 का सेफ्टी स्टॉक भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, और सेफ्टी स्टॉक के डिवाइड में 2 नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टॉक एनी टाइम मेंटेन करना पड़ता है। तो 1800 तो आएगा, वो एंड में 0 हो जाएगा, लेकिन 450 का तो सेफ्टी स्टॉक है जो एनी टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, इंटू 300 से मल्टीप्लाई करना तो कैरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन की फिफ्थ रिक्वायरमेंट में गिवन है कि दोबारा से आपको EOQ निकालना है, तो दोबारा EOQ निकाल दीजिए 2 इंटू 50 4,000 इंटू यहाँ बोलता है ऑर्डर कॉस्ट है कितनी आपकी 600, और डिवाइड बाय आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो 720 है, ये आ जाएगा आपका नया EOQ। और क्वेश्चन की इसी की B रिक्वायरमेंट है, तो बताइए कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा 54,000 की रिक्वायरमेंट है और डिवाइड बाय जो भी आपका EOQ निकल के आता है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकल के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हुआ मटेरियल कॉस्टिंग। और ये जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने आज 2 क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इनको आप ढंग से करें। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखें। थैंक यू बच्चों, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लें। कल से हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।